चलिए स्टार्ट करें ना। तो लास्ट क्लास में हमने टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हेडिंग डालिएगा टाइम पीरियड ऑफ इसी चीज को हम एक और नाम देते हैं वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। ओए इसको वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर भी बोला जाता है, ठीक है। दोनों बातें सेम है। इसको समझते हैं क्या होता है, ठीक है। अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में ना, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर आपने क्या किया, एक मैग्नेटिक डाइपोल को रख दिया -m +m, ठीक है। अब जब आप इस डाइपोल को यहां पे रखेंगे, इधर एक मैग्नेटिक डाइपोल किसके अंदर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पे किस तरफ फील्ड लगती, किस तरफ फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट लगता है फील्ड के। अब ये जो फोर्स है ना, ये क्या करेगा, इसको सीधा करेगा। तो सीधा करेगा, ये वाली लाइन मान लेते हैं, ठीक है, यहां के। तो जब ये फोर्स सीधा करेगा ना इसको, तो यहां पे ऐसे सीधा हो जाएगा, इस तरह से डाइपोल ऐसे हो जाएगा, यहां पे ऐसे हो जाएगा डाइपोल ना। जब इसको सीधा कर देगा, फिर उसके बाद इनर्शिया की वजह से क्या होगा, इनर्शिया की वजह से ये ऐसे फिर तिरछा हो जाएगा। तो इनर्शिया की वजह से ये फिर ऐसा हो जाएगा। तो मतलब ये लगातार क्या करेगा, इस वाली एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट करता रहेगा। क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। तो इसके टाइम पीरियड का फार्मूला पूछा जाता है और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा ऑसिलेट करने का, वो जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√I डिवाइड बाई mb। अब इसमें I जो है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इसमें से ये क्या चीज है बताइएगा थोड़ा सा। b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, लिखने की जरूरत नहीं है। और t क्या है, एक चक्कर लगाने का इसका टाइम। तो अब आप देखिएगा इसमें ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर बुकों में क्या होता है ना, कि यहां पे BH लिखा होता है। क्या लिखा होता है, BH, और कभी कभी BV लिखा होगा। तो BH मतलब हॉरिजेंटल फील्ड और BV मतलब वर्टिकल फील्ड में अगर वो वाइब्रेट करता है। तो वो डिपेंड करता है किस तरह की फील्ड है। ज्यादातर अर्थ वाला कॉन्सेप्ट तो हटा दिया गया है सिलेबस से हमारे, तो हटने की वजह से अदरवाइज अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर उसके अंदर वाइब्रेट करता है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कल मैंने बताया था हम कौन सी लेते हैं, हॉरिजेंटल वाली। तो यहां पे क्या लिख उठता है, BH लिख उठता है। तो ये जनरल फार्मूला है। ये कैसा है, जनरल फार्मूला है। इसको करिए, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे करते हैं।
देखो दो क्वेश्चन जो है, दो वैरायटी। सबसे पहले अगर आप कहे तो मैं इसको शॉर्टकट में पढ़ा देता हूं, बस याद रहे वो बातें। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? 2π√I/MB होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज है, टाइम पीरियड का फार्मूला है। अब जैसे आपके पास कोई बार मैग्नेट है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। किसके अंदर है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये वाला मान लेते हैं मिसाल के तौर पे। एक मिनट समझिएगा, आज बहुत टाइम लग रहा है यार, 15 मिनट 11 मिनट हो चुका है। देखो एक बार मैग्नेट है इस तरह से, इसको कट करने के दो तरीके आपके पास है ना। तो दो तरीके आपके पास है। तो कंपैरिजन में टाइम पीरियड पूछता है। क्या पूछता है? कंपैरिजन में टाइम पीरियड। तो एक बात मैं आपको बताऊं, अगर इस बार मैग्नेट को इस तरह से कट करते हो, ऐसे ऐसे कट करते हो इस तरह से, समझ आ रही ना बात? मान लेते हैं, अच्छा इसके 4 टुकड़े मैंने किए। कितने टुकड़े किए? 4 टुकड़े। 4 टुकड़े करने के बाद एक टुकड़े का आपसे टाइम पीरियड पूछता है। तो अगर आप ऐसा टुकड़ा करते हैं जिससे इसकी लेंथ में चेंज नहीं आता, अगर लेंथ में चेंज नहीं आता है तो टाइम पीरियड वही रह जाएगा जो पहले था। कट करने से पहले जो टाइम पीरियड था अभी भी वही टाइम पीरियड रह जाएगा। समझ गए ना? तो टाइम पीरियड की वैल्यू कैसी होगी? सेम। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी? सेम। और अगर इसी बार मैग्नेट को ऐसे कट कर देते हो आप, इस तरह से, ऐसे ऐसे कट करते हो और ऐसे मान लेते हैं बराबर बराबर टुकड़े में कर दिए ना। तो अब इसका एक टुकड़े का टाइम, अच्छा पहले का टाइम, पूरे का टाइम पीरियड कितना था? टी था, जब पूरा था टुकड़ा करने से पहले। अब जब टुकड़ा कर दिए, एक टुकड़े का टाइम पीरियड कितना होगा ये पूछता है। तो एक टुकड़े का जो टाइम पीरियड होगा वो नया वाला टाइम पीरियड कितने टाइम्स हो जाएगा? n टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा? n टाइम। जैसे मान लेते हैं एक बार मैग्नेट को मैंने 5 टुकड़े कर दिए, तो पहले टाइम पीरियड कितना था? t था। अब कितना हो जाएगा? t/5 हो जाएगा। समझ आए? और अगर ऐसे टुकड़ा किए जिससे लेंथ नहीं चेंज हुई, लेंथ अगर नहीं चेंज हुई तो टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा। तो टी डैश बराबर होगा किसके? टी के। क्लियर रहेगी ना? ये दोनों बातें आपको रट्टा रहनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। समझ आ रही ना बात? हो गया? क्लियर रहेगा ना? तो आप ऐसे चाहे जितने टुकड़े कर दो मैग्नेट के, टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे करोगे तो n टाइम्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है? n टाइम्स क्या हो जाता है? घट जाता है। एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पे मान लेते हैं आपके पास ये 2 बार मैग्नेट हैं। एक बार मैग्नेट ये है और एक बार मैग्नेट ये है। ठीक है? ये -m और ये +m, ये -m और ये +m। अच्छा दोनों कैसे रखे हुए हैं? दोनों का डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में। दोनों का डाइपोल मोमेंट किस में है? एक ही डायरेक्शन में। अगर इन दोनों को जोड़ करके किसके अंदर रखा जाए? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। किसके अंदर रखा जाए? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा ना? तो टाइम पीरियड का जनरल फार्मूला आपको पता ही है, t इज इक्वल टू कितना होता है? 2π√I/MB होता है ना। अब इस कॉम्बिनेशन को हम किसके अंदर रखते हैं? किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो मान लेते हैं एक का डाइपोल मोमेंट m1 है, इस वाले का, ऊपर वाले का कितना है? m2 है, और नीचे वाले का कितना है? m1 है। और दोनों डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में ना। तो दोनों का डाइपोल मोमेंट अगर एक ही डायरेक्शन में है तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कितने के बराबर हो जाएगा? 2π√I/I की जगह पे क्या होगा? एक चीज आप समझिएगा, दोनों
मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। तो सिंपली दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? ऐड, तो ये कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 हो जाएगा, और डिवाइड में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? M1 प्लस M2, और यहां पे क्या हो जाएगा? B। यहां तक क्लियर है ना? तो ये टाइम पीरियड हो गया इसका, और अगर इसके पलट देते हो इसका डाइपोल मोमेंट, इसका कितना है? इसका डाइपोल मोमेंट M1 है, M1 इधर की तरफ है ना, और जो M2 है वो उल्टा कर दो, इधर क्या हो जाएगा? माइनस M, और इधर क्या हो जाएगा? प्लस M। तो इसका डाइपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा? अपोजिट। तो ये M1 और ये क्या हो जाएगा? M2। इसका टाइम पीरियड कितना लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके डाइपोल मोमेंट को पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? I1 प्लस I2 ही रहेगा, डिवाइड बाई, अच्छा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? M1 माइनस M2, और यहां पे क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड है ये किसका टाइम पीरियड है बताइए? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सम हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है? डिफरेंस। तो आप इसको क्या कह सकते हो? टाइम पीरियड किसका? सम का, और ये टाइम पीरियड किसका? डिफरेंस का। तो इसका रेशियो अगर आपसे पूछता है सम और डिफरेंस का, तो TS डिवाइड बाई TD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2 पाई I1 I2 और B क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो T सम डिवाइड बाई T डिफरेंस अगर आप करोगे तो ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, तो कितना हो जाएगी? रूट M1 माइनस M2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? M1 प्लस M2, इतना हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, रूट को इधर लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा? T सम का स्क्वायर T डिफरेंस का स्क्वायर बराबर होगा M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 ना। ये हो गया। तो एक तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, और इससे तो ये आ ही जाएगा ना, रूट को इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये दो डाइपोल है M1 और M2, इनका रेशियो कभी कभी पूछ दिया जाता है। क्या पूछ दिया जाता है? रेशियो। यहां पे टाइम पीरियड के रेशियो के अलावा दूसरा क्वेश्चन पॉसिबल क्या है? दूसरा क्वेश्चन पॉसिबल है इनके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रेशियो पूछ दे। समझ पा रहे हैं ना? तो दो फार्मूला यहां से समझ आ रहा है। अच्छा, ये दो मैग्नेट लगा करके आप जानते हैं एक का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पता हो, तो अगर मान लेते हैं मिसाल, अगला स्टेप हम क्या निकालेंगे? डाइपोल मोमेंट का रेशियो क्या निकालेंगे? मान लेते हैं समथिंग आया, M1 डिवाइड बाई M2 आएगा, समथिंग आएगा। तो अगर M2 आपको पता है तो आप किसकी जानकारी पा सकते हैं? M1 की जानकारी मिल सकती है। तो मतलब ये प्रैक्टिकल है, एक का डाइपोल मोमेंट पता हो तो दूसरे का डाइपोल मोमेंट पता कर लेंगे। तो यहां तक करिए, फिर उसके बाद डाइपोल मोमेंट का रेशियो देखते हैं क्या आएगा। अगर इस टॉपिक को आपको हेडिंग डालना है तो आप क्या डाल लोगे? कंपैरिजन ऑफ कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, क्या हुआ? नहीं, इतनी भी जगह नहीं है तुम्हारी कॉपी में है? उसी टॉपिक के अंदर है, लिख चुके। अब हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें किसका रेशियो चाहिए? डाइपोल मोमेंट का। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, याद रखिएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? TS स्क्वायर M1 प्लस TS स्क्वायर M2 ना। इसको इधर लिख देता हूं नेक्स्ट पेज में, TS स्क्वायर M1 प्लस TS स्क्वायर M2। ये एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। फिर उसके बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको TD स्क्वायर M1 माइनस TD स्क्वायर M2,
यहां पे लिख लीजिए TD² M1 माइनस TD² M2 ना। इसमें से कॉमन, इसमें M1 वाले को एक तरफ कर लो, M2 वाले को एक तरफ, इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा TS² M1 और ये क्या हो जाएगा माइनस TD² M1 ना। और इधर M2 वाले को लेके चले जाओ, इधर M2 वाले को लेके जाओगे ना, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो TS² M2 और ये कितना हो जाएगा प्लस TD² M2, इसको इधर लेके जाओ M1 वाले, TD² M1 माइनस TS² M1, इसमें से कॉमन क्या हो सकता है M2, तो यहां पे क्या बचेगा TS² प्लस TD², और इधर क्या बचेगा M1 कॉमन ले लो, TD² माइनस TS²। अच्छा, अब M1/M2 निकल आएगा, इसको इधर लेके चाहिए तो क्या हो जाएगा M1/M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा TD² प्लस TS² डिवाइड बाई TD² माइनस TS² ना। अब ये आ जाएगा, ठीक है। ये किसका रेशियो आ गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो दो क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछ सकता है, टाइम पीरियड का रेशियो या फिर दूसरा क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रेशियो। और स्पेशली ये जो टॉपिक पढ़ाया गया है वो इस पर्पज से पढ़ाया गया है, समझ आ रही ना। टाइम पीरियड का फार्मूला तो आप जानते ही हो, रेशियो निकाल सकते हो। मेन जो पर्पज है उसका ये है, अब कभी कभी आपको भूलने की दिक्कत हो सकती है कि ऊपर प्लस है या नीचे माइनस है, तो आप याद रखिएगा जो बड़ा वाला डाइपोल मोमेंट होगा, ये कौन सा डाइपोल मोमेंट है, ये सम है ना, टाइम पीरियड का क्या है सम, और ये क्या है डिफरेंस, कौन बड़ा होगा, सम बड़ा होगा, तो ये वाला कौन सा डाइपोल मोमेंट है बड़ा वाला, और ये कौन सा है छोटा वाला। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। तो इससे याद रह सकता है M1 जो है हम कौन सा ले रहे हैं लार्ज वाला, तो ऊपर कैसा साइन लेना है प्लस, और नीचे कौन सा डाइपोल मोमेंट लेना है स्मॉल वाला, तो नीचे साइन कैसा रहेगा माइनस। तो ये याद रखने में आसानी होगी आपको, ठीक है। इसको कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। टाइम पीरियड मतलब आप समझते हो, टाइम पीरियड किसे कहते हैं, एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगे। देखो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे है ना, ध्यान से सुनना, एक मिनट, ये यहां तक आए ना, फिर यहां तक आए, समझ आ रही ना, फिर वापस देखो ये इस डायरेक्शन में गया है यहां तक, फिर नीचे एक्सट्रीम तक, अब ऐसे डाइपोल हो जाएगा, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आए और फिर यहां एक्सट्रीम तक जाए। इतने में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं वन टाइम, और इसी को क्या बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं वन ऑसिलेशन, मतलब एक चक्कर, एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं वन टाइम पीरियड। समझा। तो ये जो टाइम पीरियड है ये किसका है डिफरेंस का, और ये जो टाइम पीरियड है ये किसका है सम का, दो डाइपोल के सम का, और ये दो डाइपोल के अपोजिट का है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा M1 डिवाइड बाई M2 के। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है, बढ़िया सा देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। टू मैग्नेट्स आर हेल्ड टुगेदर इन ए वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर and are allowed to oscillate in the earth's magnetic field with like poles together। like pole मतलब आप समझ रहे हो, दो डाइपोल मोमेंट सेम है सम वाला ना, like poles together, तो कितना ऑसिलेशन होता है 12 ऑसिलेशन कितने मिनट में 1 मिनट में। फिर उसके बाद कह रहा है बट अनलाइक पोल्स, अनलाइक मतलब अपोजिट पोल, अपोजिट पोल जब ऑसिलेट करते हैं तो कितना 4 ऑसिलेशन पर मिनट, कितना 4 ऑसिलेशन पर मिनट।
द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट इज ना। तो एक चीज आप समझिए, यहां से अगर आप देखोगे एक बात एकदम परफेक्ट है क्वेश्चन, यहां से अगर आप जाओगे तो एक चीज के लिए मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा। जब सम लाइक डाइपोल होंगे तो डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएगा तो टाइम पीरियड घट जाएगा, और टाइम पीरियड घटना मतलब जल्दी जल्दी चलना, टाइम पीरियड घटना मतलब जल्दी जल्दी। और जब अनलाइक होंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट घट जाएगा तो टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड बढ़ना मतलब बड़ा बड़ा से। और एक बात बताऊं, अगर दो मैग्नेट ऐसे हो जिनके दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल हो और दोनों अपोजिट में रखे हो, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। टाइम पीरियड इनफाइनाइट मतलब वो ऑसिलेशन छोड़ देगा। तो इससे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि अगर किसी डाइपोल को, और दोनों कैसे हो, दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या हो, सिमिलर हो, और किस पैटर्न में रखा हो, अनलाइक पैटर्न में रखा हो, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, इनफाइनाइट, वो ऑसिलेशन नहीं कर सकता। समझ आ रही ना बात। एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल ये हो सकता है। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन पे देखते हैं, आ जाते हैं वापस इस वाले क्वेश्चन में। अब आपसे कह रहा है पहले लाइक डाइपोल है ना, कैसा है, लाइक है, तो लाइक में कितना, 12 ऑसिलेशन, कितना ऑसिलेशन, 12 ऑसिलेशन, कितना टाइम लगता है, 1 मिनट। 12 ऑसिलेशन करता है कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो एक ऑसिलेशन कितने मिनट में करेगा, एक ऑसिलेशन जो करेगा वो 1/12 मिनट में कर। अच्छा, जब रेशियो का क्वेश्चन हो तब कभी यूनिट बदलने की कोशिश ना करना। रीजन क्या है, कट जाना है, रेशियो में कट जाता है यूनिट। समझ आ रही ना बात। तो एक ऑसिलेशन में टाइम, अब ये आ गया, ये कौन सा टाइम पीरियड बताइए, टीडी है या टीएस है, टीएस है, सम वाला, दोनों लाइक है ना, तो लाइक है तो ये क्या निकल आया, टीएस। अब क्या निकालना है हमें, टीडी निकालना है। तो टीडी निकालना है तो कितना ऑसिलेशन है, 4 ऑसिलेशन, 4 ऑसिलेशन कितने मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में। तो एक ऑसिलेशन कितने में, एक ऑसिलेशन जो होगा वो कितने में होगा, 1/4 मिनट ना, 1/4 मिनट में होगा। और इसको क्या बोलेंगे, टीडी बोलेंगे ना। अच्छा, क्या होता है रेशियो, m1 डिवाइड बाई m2 कितने के बराबर होता है, टीडी स्क्वायर प्लस टीएस स्क्वायर डिवाइड बाई टीडी स्क्वायर माइनस टीएस स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक काम कर सकते हैं, अगर इस डाटा को आप यहां पे रखते हैं तो आपकी कैलकुलेशन लेंदी होगी ना, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, टीडी की वैल्यू कितना रखोगे, 1/12, वो सॉरी, टीडी की वैल्यू कितना रखोगे, 1/4, और टीएस की वैल्यू क्या रखोगे। तो अगर जब रखोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर ऊपर वाले ने थोड़ा सा दिमाग दिया है तो हम एक दिमाग लगा सकते हैं। वो दिमाग क्या है, अगर ये दोनों सम है और ये दोनों का डिफरेंस है, तो अगर इसमें कोई चीज कॉमन है तो कॉमन ली जा सकती है, कॉमन ली जा सकती है कि नहीं ली जा सकती। अच्छा, ये दोनों सम है और ये दोनों डिफरेंस है ना, अगर ऊपर कॉमन जो चीज ली जा सकती है वही चीज, सेम चीज का सम और डिफरेंस है ना, तो जो ऊपर ली जा सकती है कॉमन वही नीचे ली जा सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ये भी समझाना पड़ेगा या समझ जाओगे, एग्जाम्पल ले कोई है, नहीं, वापस ले लो मुबारक, गड़बड़ 1 मिनट समझना मेरी बात, सॉल्व करके देखो, डी नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। 1 मिनट रुक जाओ, देखो समझो इसको। अगर ये मान लेते हैं 2x का स्क्वायर है ना, प्लस ये 4x का स्क्वायर है ना, तो ऊपर वाला क्या होगा बताइए, उल्टा मैंने लिख दिया, ये 4 कर लो, ये 2 कर लो ना, ये 4x का स्क्वायर और ये कितना है, 2x का होल स्क्वायर है, ठीक है। और ये कितना होगा, 4x का होल स्क्वायर माइनस 2x का
होल स्क्वायर ना। तो आपको पता है इन दोनों डिजिट में क्या चीज कॉमन थी, 2 कॉमन है, यहां भी 2 है, और अच्छा यहां से अगर 2 कॉमन ले सकते हो तो यहां से भी तो ले सकते हो, तो इसको क्या हो जाना है, कट जाना है, तो कॉमन वाली चीज बाहर ली जा सकती है और वो सीधा क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी कॉमन लेने से। तो ऐसे ही ये 1 डिवाइड बाई क्या है 12, और ये 1 डिवाइड बाई क्या है 4। तो अगर 1/4 कॉमन लो तो 1/4 कॉमन लोगे, यहां पे कितना बचेगा 1, 1/4 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या 1, और यहां से 1/4 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 1/3। अब जब रखोगे जल्दी आंसर आ जाएगा, समझ आ रही ना, कौन सा वाला, हाँ पहला आ जाएगा। अब रखिए देखिए आंसर आ जा रहा है कि नहीं, यहां पे कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना आ रहा है 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस टीएस कितना हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/9, ये कितना हो जाएगा 10/9, 10 बाई कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 8/9, 9 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, कौन सा सही हो जाए, समझ आ रही ना बात है। सेकंड में जरूरत क्या है, कट जाना है रेश है, हो जा रहा है तो कर लो, ठीक है। लिख चुके हैं ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखिएगा, टाइम पीरियड के ऊपर है। अब आई की जरूरत पड़ेगी ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, किसी भी तरह की बॉडी हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला जो होता है ये वाला आप याद रखिएगा, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर ना। एम क्या है मास ना, एम मास है, और के क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, जैसे भी प्रोनाउंस करना है, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन, कुछ लोग गायरेशन भी बोलते हैं, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम के स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम क्या है मास, और ये क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो आपको कहीं ना कहीं ये बात समझ आ रही है इस वर्ड से, ये कहीं ना कहीं लेंथ है, क्या चीज है लेंथ है। तो मास और लेंथ के रिलेशन से बनता है क्या चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपसे कह रहा है कि अगर मैं मास को क्वाड्रपल कर दूं, मतलब कितना गुना कर दूं 4 गुना, तो टाइम पीरियड इनिशियली कितना होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई कितना होता है एम बी ना। एम क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आपको टाइम पीरियड नया वाला चाहिए, तो नए वाले में आपने क्या किया, मास को कितना कर दिया, ये कितने के बराबर आई एम के स्क्वायर के बराबर है ना। तो लेंथ का कोई दिक्कत नहीं है, आपने किसको 4 गुना किया है मास को, तो यहां पे कितना हो जाएगा 4 एम के स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा एम बी ना। अच्छा 4 को छोड़ करके बाकी इतने हिस्से को देखिए, इतने हिस्से को, ये कितने के बराबर है, कितने के बराबर टी के बराबर है ना, टी के बराबर है, और 4 पे क्या लगा हुआ है रूट लगा हुआ है, तो 4 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, बस आंसर हो गया 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वो जो थ्योरेटिकल बात बताई थी उसी पे है, आप पेन नहीं चलाओगे ऐसे आंसर दीजिए। 2 बार मैग्नेट हैविंग सेम जियोमेट्री, जियोमेट्री मतलब एक चीज आप समझिएगा कि मास सेम नहीं होगा ना, मास सेम नहीं होगा, जियोमेट्री मतलब शेप सेम होगा, जैसा वो है जितनी लेंथ एरिया वो रखता है एक मैग्नेट उतना
दूसरा रखता है। जियोमेट्री का मतलब ये होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, अलग अलग। दो बार मैग्नेट है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, अलग अलग। जो थ्योरी पढ़ाई एकदम उसी पे क्वेश्चन है, विथ मैग्नेटिक मोमेंट m एंड 2m। तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट m है और दूसरे का कितना है, 2m। फर्स्टली प्लेस्ड इन सच अ वे दैट देयर सिमिलर पोल्स आर एट सेम साइड। दोनों के सिमिलर पोल सेम साइड में, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो m प्लस 2m कितना हो जाएगा, 3m। और ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 ही रहेगा। अब इसके बाद देखिए, फिर कह रहा है सिमिलर पोल्स आर एट सेम साइड, देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज T1। तो उसके टाइम पीरियड ऑसिलेट करने का कितना है, T1। नाउ द पोलैरिटी इज रिक्वायर्ड, रिवर्स्ड है ये, रिवर्स्ड। नाउ द पोलैरिटी इज रिवर्स्ड, देन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज T2। अब इनके बीच में रिलेशन कैसा होगा, तो जब रिवर्स लगेगा तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कम, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो सेकंड वाला टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा। तो T2 ज्यादा है और T1 कम। बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात, कर लीजिए इसको। अगर ओरिजिनल आंसर मांगता तब कितना गुना बड़ा है, तो आप निकाल के उसको बताइएगा ना, कितना हो जाएगा। हाँ सही है। अगर आपसे पूछ लेता कि T2 अगर बड़ा है तो कितना बड़ा है T1 से ना, तो मैं निकाल दूं क्या उसको। हाँ हो जाएगा ना। T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट I1 प्लस I2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3mb ना, ऐड हो जाएगा ना। और T2 कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट I1 प्लस I2, और अनलाइक है तो कितना हो जाएगा, mb ना। तो यहां पे अगर आप चाहो तो इसको रिप्लेस कर सकते हो इतनी चीजें, किससे, T2 से। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 बाई रूट 3। तो अगर आपसे पूछे T2 कितना बड़ा है तो रूट 3 टाइम्स T1। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन को, ए वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक मेरिडियन हैज ए स्मॉल बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट है जिसको हम कहां पे प्लेस कर देते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन में। द मैग्नेट एग्जीक्यूट ऑसिलेशन विथ ए टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड इन द अर्थ हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 24 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 20 माइक्रो 4 टेस्ला, 24 माइक्रो टेस्ला। तो उस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में जब बार मैग्नेट को रखते हैं तो वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है। तो ऑसिलेट करता है व्हेन ए हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 18 माइक्रो टेस्ला इज प्रोड्यूस्ड अपोजिट टू द अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड बाय प्लेसिंग ए करंट कैरिंग वायर, द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द मैग्नेट विल बी। देखना ध्यान से, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये ऐसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल था ना, वो डाइपोल क्या कर रहा था, ऐसे ऑसिलेट। ये डाइपोल है ना, इधर क्या है साउथ, इधर क्या है एरो की तरफ नॉर्थ। ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कितने की है, 24 माइक्रो टेस्ला की है ना, इसमें ये ऑसिलेट कर रहा है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इस केस में, देखिएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइड बाई एम। एम बी कितना हो जाएगा, 24 माइक्रो टेस्ला।
समझ आ रही ना बात? अब ये हो गया पहला टाइम पीरियड। अब कहता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड के उसी डायरेक्शन में किधर, अपोजिट, क्या करते हैं, अपोजिट कितने की फील्ड वायर बनाता है, कितने की, अपोजिट में कितने की बनाता है, 18 माइक्रो टेस्ला। तो पहले कितना फील्ड लग रही थी, पहले कितना लग रही थी, 24। 24 मिनट से 18 क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना बचेगी, 6। उस 6 की फील्ड में ये वाइब्रेट करेगा। नहीं समझ आई बात? पहले कितना थी, 24, तो 24 से कर लिया, उसमें ऑसिलेट कर रहा था। अब क्या किया हमने, एक वायर से इसमें फील्ड पैदा कैसी कराई, इसी के अपोजिट, और जो कितने के बराबर है, 18, तो बचेगी कितना, 6 बचेगी। कितना बचेगी, 6 बचेगी। तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम इंटू 6 बचेगी ना। क्लियर रहेगा ना? अब आप देखिएगा यहां से आपसे क्या पूछा है, द न्यू टाइम पीरियड, नया वाला टाइम पीरियड T2 कितना होगा। तो अगर आप चाहते हो इसको निकालना, तो T1 इज इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आई एम इंटू 6 इंटू 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इतना हिस्सा देखिए कितने के बराबर है, इतना हिस्सा कितने के बराबर है, T2 के बराबर है। कितने के बराबर, T2। तो यहां पे कितना हो जाएगा, T2 बाई √4 का कितना हो जाएगा, 2, तो T2 बाई 2। अच्छा, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, द मैग्नेट एग्जीक्यूट ऑसिलेशन, पहले वाले केस में, पहले वाले केस में जो टाइम पीरियड है जब 24 फील्ड थी तो कितना है, 2 सेकेंड। तो T1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड। तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड। बस आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए ना? पहला वाला टाइम पीरियड दिया हुआ था 2 सेकेंड। है खैर है, ये तो लिखा हुआ है, ए वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर प्लेस्ड इन ए, मतलब कोई डाइपोल है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ठीक है, किस में रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड में। तो वो मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा है, और ऑसिलेट कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड। और वो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ऑसिलेट कर रहा है वो कितने की है, 24 माइक्रो टेस्ला की। तो टाइम पीरियड का फार्मूला हम जानते हैं, यहाँ पे T1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 24। तो पहला केस हो गया। अब कह रहा है व्हेन ए हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 18 माइक्रो टेस्ला इज प्रोड्यूस अपोजिट टू द अर्थ फील्ड। ये किसकी फील्ड थी, अर्थ की। अर्थ के अपोजिट 18 माइक्रो टेस्ला की कैसी फील्ड बनाई जाती है, अपोजिट। तो कह रहा है अब जो ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो पहले कितना थी 24, अपोजिट कितना बना दिया 18, तो बची कितना 6। तो नया वाला टाइम पीरियड ये हो जाएगा। अब इसको 24 को मैंने तोड़ दिया, ये कितने के बराबर है, T2 के बराबर, और डिवाइड में कितना आ गया, 2 आ गया। T1 2 दिया हुआ था, T2 का आ जाएगा। चलो हेडिंग डालो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये हो गया ना, ठीक है, लिख चुके ना, है आपसे पूछ रहा हूं, हो गया। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दे, होमवर्क क्या करा ही देता हूं मैं, एक और करा देता हूं, फिर उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हेडिंग डाल लिए हो, चलो उसको लास्ट में होमवर्क दे देंगे, ठीक है। हेडिंग डालिएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।
देखो ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं और कल ये कंप्लीट हो जाएगा। आज और कल से 100% इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम चांस होते हैं थ्योरी आने के। समझ आ रही ना बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खास करके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बढ़िया से समझिएगा। सबसे पहले आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये जो मैटर होता है, मान लेते हैं पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल मतलब एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर्ड। और कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं। नहीं समझ आ रहे हो? कोई भी मटेरियल किससे बना होता है? पार्टिकल से। पार्टिकल मतलब क्या हो सकता है? एटम या मॉलिक्यूल। तो कोई एटम जो होता है ना, कुछ एटम ऐसे होते हैं जो कैसा लास्ट ऑर्बिट कैसा होता है, उनका लास्ट ऑर्बिट पेयर्ड होता है, और कुछ कैसा होता है? अनपेयर्ड। पेयर्ड मतलब ऐसे समझिए जिनके ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2। समझ आ रही ना बात? एक की क्लॉकवाइज स्पिन और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो सिंगल इलेक्ट्रॉन रखते हैं ना। तो ये कैसे हैं? पेयर्ड। और ये कैसे हैं? अनपेयर्ड। तो जो पेयर्ड होते हैं उनको डायामैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। समझ आ रही ना बात? और जो अनपेयर्ड टाइप के होते हैं उनको पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक ना। अब देखिएगा, ये जो घूमते हैं थोड़ा सा फील करिएगा, इनके पास क्या होता है? जो ये वाले हैं पेयर्ड वाले, तो पेयर्ड वाले में अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर घूम रहा है तो दूसरा वाला किधर घूमता है? अपोजिट। दूसरा वाला किधर घूमता है? अपोजिट। और एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है उसके अपोजिट करंट होती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर घूमता है तो इसकी करंट किधर बनेगी? इधर। और अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर स्पिन करता है तो इसकी करंट इधर बनेगी ना। तो एक की, अच्छा ये बताओ, करंट की तरफ मैंने डायरेक्शन देखने के लिए, डाइपोल मोमेंट देखने के लिए कैसे पता करने के लिए बोला है? जैसे मान लेते हैं एक करंट इधर बह रही है और एक करंट इधर बह रही है, तो करंट की तरफ पंजा मोड़िए तो डाइपोल मोमेंट किधर आएगा? ऊपर। तो एक डाइपोल मोमेंट किधर होगा? ऊपर। और दूसरा वाला किधर होगा? नीचे। तो ये नेट क्या हो जाएगा? 0। तो इसके पास नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। इसके पास एम नेट क्या होता है? 0 होता है ना। अच्छा, इसके पास क्या होता है? एम नेट 0। एक साल नीट में ये पूछ दिया है, एम नेट 0 नहीं होता है। समझ आए? तो एक साल नीट में यही आप जाके देखिएगा, मेरे ख्याल से अभी रिसेंट में पूछा है, 2020 से लगा हुआ साल आसपास में। समझ आ रहे? तो बहुत ही सिंपल सा था। जो डाया होता है वो कैसा होता है? उसका नेट डाइपोल मोमेंट, ये एटम का देख रहे हैं, एक एटम के पास, किसके पास? एक एटम जो होगा डाया एटॉमिक का, उसके पास डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। और इसके पास 0 होगा? नहीं, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट ऐसे चलेगी, और अगर करंट ऐसे चलेगी, इधर की तरफ ऐसे करंट चल रही है ना, अगर करंट ऐसे चलेगी तो डाइपोल मोमेंट किधर होगा? नीचे। एक ही इसके पास डाइपोल मोमेंट होता है, इसके पास क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है। ये 0 नहीं रख। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। अब कुछ मटेरियल होंगे, ध्यान से इस प्रॉपर्टी को देखिएगा। अगर ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है तो इसके एटम के पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता। तो डाइपोल मोमेंट नहीं होता तो ऐसे गोल गोल करके छोड़ दोगे, ठीक है? इसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता। लेकिन जब ये मटेरियल होगा, पैरा या फेर्रो होगा, तो इसका अगर कोई मटेरियल ऐसे रखा होगा तो इसके पास क्या होंगे? डाइपोल्स होंगे। क्या होंगे? डाइपोल्स होंगे। और इनके पास डायरेक्शन होगी। समझ आ रही ना बात? ऐसे समझ पा रहे हैं ना? अब एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना।
ये किसका बना हुआ है मटेरियल, डायामैग्नेटिक का। और ये किसका बना हुआ है, किसका बना हुआ है, पैरा और फेर्रो का। अगर ऐसा है तो इसके पास जो मटेरियल होता है उसका एम नेट हमेशा 0 होता है, चाहे डाया हो चाहे पैरा हो। एम नेट क्या होगा, 0। अब आपको समझ आया डिफरेंस। मटेरियल के पास चाहे वो डायामैग्नेटिक का हो चाहे वो पैरा या फेर्रो का बना हो, उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन एटॉमिक लेवल पे जाओगे तो डायामैग्नेटिक के पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट 0, और पैरा और फेर्रो के एक एटम के पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। क्योंकि अब इनका डाइपोल मोमेंट जो है ना वो रैंडम है, बिखरा हुआ है। तो एक का अगर इधर है तो दूसरे का जस्ट अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, नेट क्या हो जाएगा, 0। तो किसी भी मटेरियल के पास चाहे वो डाया का बना हो चाहे वो पैरा का बना हो चाहे वो फेर्रो का बना हो, उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। लेकिन एटॉमिक लेवल पे डायामैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, 0, और पैरा और फेर्रो का नॉन 0 होता है। क्लियर रहेगा ना, ये इतनी बात कर लीजिए बढ़िया से। पैरा और फेर्रो में डाइपोल मोमेंट ऐसा बिखरा होता है कि नेट क्या होता है, 0 ही होता है। लेकिन सिंगल के पास होता है, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा, डायामैग्नेटिक मतलब ये कैसे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना, और ये कैसे होते हैं, अनपेयर्ड ना। अच्छा एक बात बताइएगा, आप लोग को केमिस्ट्री में इसके एग्जाम्पल पढ़ाए जाते हैं, डाया और पैरा और फेर्रो के पढ़ाए जाते हैं ना। एमओटी थ्योरी और ये सब उसी के ऊपर तो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल लिखाने की ज्यादा वो केमिस्ट्री को ही रिलेट करता है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। हीलियम कैसा होता है, आए उसको ना कह देना जो गया वो डायामैग्नेटिक था। ये डायामैग्नेटिक कैसा होता है, पेयर्ड होता है। हीलियम में कितने होते हैं यार, 2 ही तो होते हैं, समझ आ रही ना बात। तो खैर एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, अगर आप कहेंगे तो अगली क्लास में मैं दे दूंगा, ठीक। चलो यहां तक हो गया, क्लियर रहेगा ना ये बात, बोलो ना यार, क्लियर है ना। अब आगे हेडिंग डालिएगा, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। सबसे पहले एक बात बताऊं, इस चैप्टर में कुछ चीजें, कुछ वर्ड यूज होंगे, उस वर्ड का मीनिंग पहले हम समझ लेते हैं। जैसे अगर किसी मटेरियल को बोला जाता है कि ये जो है मैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेटिक मटेरियल मतलब ये नहीं होता कि वो मैग्नेट है, पहले से ही मैग्नेट है। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ये होता है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जब उनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल। और कुछ मटेरियल ऐसे भी हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो जैसे प्लास्टिक को मैग्नेट के अंदर रख दो तो इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं आता, तो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं आता तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल क्लियर है, मैग्नेटिक मटेरियल मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे ये कैसा बिहेव करे, मैग्नेट के जैसा, तो इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। चलिए अब समझते हैं मैग्नेटाइजेशन सबसे पहले, फिर उसके बाद समझेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो अगर
किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दो तरह से हमें देखना होगा। ये मान लेते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। इसके अंदर अगर कोई मतलब कोई मटेरियल रख दिया हमने, क्या रख दिया, कोई मटेरियल। और जनरली ये जो हम पढ़ते हैं, एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं ये स्पेशली आयरन के लिए है। किसके लिए? आयरन के लिए। और आयरन जो होता है वो फेर्रो होता है। अभी सब आपको रट जाएगा, कल जब मैं पढ़ाऊंगा। वो जो खाली थोड़ा सा लिखाया हूं ना, वो इंट्रोडक्शन है, अभी इसके बारे में एक एक पार्ट करके पढ़ाऊंगा मैं, समझ आए? अभी पहले इसके कुछ टर्म है उसको समझ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैग्नेटाइजेशन किसे कहते हैं? तो अगर कोई बार मैग्नेट किसके अंदर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो बार मैग्नेट अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो इसका मैग्नेटाइजेशन पता करना है। तो मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है, डिवाइड बाई वॉल्यूम। इसका मतलब आप समझिएगा। अच्छा, ये बार मैग्नेट अगर बाहर था और ये फेर्रो मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन है, कैसा है? आयरन है। तो अगर मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रखा हुआ है तो ये मैग्नेट जैसा बिहेव ही नहीं कर सकता। इसका नेट डाइपोल मोमेंट कैसा है? जीरो है। तो नेट डाइपोल मोमेंट पहले फील्ड में रखने से पहले इस मटेरियल का क्या था? जीरो था। जब फील्ड के अंदर रखोगे तो इसके जो बिखरे हुए डाइपोल है, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि कोई भी डाइपोल हो अगर फील्ड की आसपास रखा हो, अगर वो तिरछा रखा हुआ है तो फील्ड कोशिश करती है उसको क्या कर देने की, सीधा कर। तो जितने डाइपोल बिखरे हुए थे इससे पहले इसका डाइपोल मोमेंट क्या था? जीरो। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो क्या होगा? डाइपोल अलाइनमेंट शुरू हो जाएगा। इनका डाइपोल क्या करना शुरू कर देगा? अलाइन करना शुरू कर देगा ना। किसकी डायरेक्शन में? फील्ड की डायरेक्शन। तो फील्ड की डायरेक्शन में अगर अलाइनमेंट शुरू कर देगा, अब आपको फील आएगा मैग्नेटाइजेशन किसे कहते हैं। एक यूनिट वॉल्यूम मटेरियल में कितना डाइपोल मोमेंट आया। पहले डाइपोल मोमेंट था, पहले मटेरियल का डाइपोल मोमेंट क्या था? अब मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट आया, उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। समझ आ रहे हैं? किसके अंदर रखने के बाद? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट बार मैग्नेट के लिए आप पढ़ चुके हो। दोनों में से अगर ये मान लेते हैं -m चार्ज है और ये कौन सा है? +m। दोनों में से एक चार्ज इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो इनटू क्या हो जाएगा? d डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू d, एरिया इनटू लेंथ। और ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट का मतलब आप समझ रहे? इसका मोबाइल को थोड़ा सा मोटा समझिएगा, इस तरह से है ना, जिसके पास वॉल्यूम हो, मोटा सा है ये। तो अगर ये मोटा सा है तो ये वाली चीज क्या कहलाएगी? एरिया। ये वाली चीज एरिया है और ये वाली चीज क्या है? लेंथ है। तो डी डी क्या हो जाएगा? कैंसिल। एम क्या है? एम क्या है यार? मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ डिवाइड बाई क्या? एरिया। ये भी क्या कहलाता है? मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? पोल स्ट्रेंथ। और ये क्या कहलाएगा? पोल स्ट्रेंथ। और ये क्या कहलाएगा? एरिया। तो दो डेफिनेशन हो गई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये जनरल है। उससे हमें पता चला मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? मैग्नेटाइजेशन। अब दूसरी डेफिनेशन समझिएगा। दूसरी, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं एक काम करूं, हकीकत में मैंने आपको बताया था कि ये बार का कॉन्सेप्ट जो है वो हाइपोथेटिकल है। ये जो बार मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है ना, ये कैसा है? हाइपोथेटिकल। इसकी जगह पे जरूर ऐसा होगा, क्या होगा? सोलेनाइड। क्या होगा? सोलेनाइड। समझ आ रही ना बात? ये सोलेनाइड है, समझ आ? अगर सोलेनाइड होता इसकी जगह पे, बार मैग्नेट की जगह पे सोलेनाइड होता, तो सोलेनाइड होने की वजह से मैग्नेटाइजेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक कॉइल के लिए क्या होता है? करंट इनटू एरिया, एक कॉइल के लिए। ऐसे कितने टर्न है? n है, तो n से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एरिया इंटू लेंथ। और लेंथ कितने के बराबर है? d के बराबर। तो a क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये कितना हो जाएगा? n। ये कितना हो जाएगा? n i डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? d। ये भी क्या कहलाएगा? मैग्नेटाइजेशन।
क्या कहलाएगा? मैग्नेटाइजेशन। अच्छा ये बताओ, एक मिनट ध्यान से सुनना, एक डेफिनेशन और बन रही। ये आई कौन सी करंट है? ये वाली, ये अंदर है ना, इसको बोलते हैं बाउंड करंट। क्या बोलते हैं? बाउंड करंट। ये एक कॉइल की करंट है। कितने की? एक कॉइल की करंट। अगर इसको n नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरे वायर से बहने वाली करंट निकल आएगी। तो ये है क्या? दोनों मिला करके थोड़ा सा बताइएगा, ये है क्या टोटल? ये टोटल करंट है ना, टोटल क्या बोलेंगे? बाउंड। अब कुछ लोग सोचेंगे इसको बाउंड करंट क्यों कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं इसको बाउंड करंट क्यों कहते हैं। अभी समझना, ये कौन सी टोटल करंट है? बाउंड करंट। आपको पता है, ध्यान से सुनना, इस मटेरियल के पास इससे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी? अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी तो इसका मतलब इस कॉइल में जो ऊपर एज्यूम किया हो, इस कॉइल में करंट नहीं थी। इस कॉइल में करंट क्यों आई है? किसके अंदर रखने पे? आपको पता है, ये मैग्नेटिक फील्ड ने इसके अंदर करंट पैदा किया, इसलिए बाउंड करंट बोलते हैं। किसी की वजह से है। अगर ये फील्ड ना होती तो इसके अंदर करंट होती, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाउंड करंट। तो ये कौन सी करंट है? टोटल बाउंड करंट डिवाइड बाई ये क्या है? लेंथ। तो टोटल बाउंड करंट डिवाइड बाई टोटल लेंथ आल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ये क्या चीज है बताइए? डिवाइड बाई टोटल लेंथ क्या कहलाता है? मैग्नेटाइजेशन ना। और इसको ऐसे दिखा सकते हो, इस वाले को मैं कैसे लिखूं? क्या लिख सकते हो? आई बी लिख सकते हो ना। ये स्मॉल आई है ना, ये कौन सा है? स्मॉल आई। ये एन और आई बी मिला करके क्या बन जाएगा? कैपिटल आई बी। क्या हो जाएगा? कैपिटल आई बी। और ये कैपिटल आई बी जो है ना, ये क्या है? टोटल करंट डिवाइड बाई टोटल लेंथ। तो आप आई बी का मतलब क्या समझोगे? टोटल बाउंड करंट डिवाइड बाई टोटल लेंथ इज आल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हो? क्लियर है सबको? सिंपल सा एक बार और मैं बोल दे रहा हूं कि अगर ये मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं था तो अनमैग्नेटाइज था, मैग्नेटाइज नहीं था, तो ये जो कॉइल थी उसके अंदर करंट नहीं थी। समझ आ रही हो? अब जब इस मटेरियल को अंदर रखोगे मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज होना मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगी? फील्ड आ जाएगी। अगर इसके अंदर फील्ड आई है तो इसका मतलब कॉइल से क्या बह रही है? करंट बह। तो कॉइल से अगर करंट बह रही है तो ये इस कॉइल से करंट बहने का सिर्फ रीजन कौन है? ये बाहर वाली फील्ड है। और ये बाहर वाली जो फील्ड है उसकी वजह से ये करंट बह रही है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? बाउंड करंट। ये एक कॉइल से करंट है और n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगी? टोटल करंट। तो टोटल करंट डिवाइड बाई टोटल लेंथ इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। क्लियर रहेगा? और एक मिनट, एक बात और सुन लीजिए, फिर अगला स्टेप आप लिखिएगा। एक मिनट सुनना ध्यान से। अगर मैं एक, ये जो फील्ड है ना, अगर आपको याद हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक कॉइल है आपके पास ना, ये कॉइल है, इससे करंट ऐसे बहे, ऐसे, तो फील्ड किधर होगी? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे करंट ना, अंगूठा हमारी तरफ आ रहा है। मैंने दो चीजें बताई है, करंट से दो डायरेक्शन पता चलती है, फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो इस वाले लूप में करंट ऐसे बह रही है, तो करंट ऐसे बहेगी तो फील्ड इधर। अच्छा, इसकी करंट ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तब ऐसे ऐसे बहेगी तो फील्ड किधर? अच्छा, ऐसी कई रिंगे जोड़ दे तो यही तो बन जाएगा। कई रिंग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? तो आपको पता है ये बाहर वाली फील्ड किसकी वजह से है? बाहर वाली फील्ड किसकी वजह से है? वो भी सोलेनोइड की वजह से है। वो भी किसकी वजह से है? तो अब जानते हैं, एक बात मेरी फील करिएगा, तो इससे पता चलता है, अच्छा बाहर वाले में करंट होगी, बाहर वाले में करंट होगी तभी तो ये फील्ड अपने अंदर बना पाएगा। अच्छा, ये करंट ना होती तो ये फील्ड बना पाता? तो ये जो बी है ना बाहर वाली, ये भी किसकी वजह से बन रही है?
कॉइल की वजह से। किसकी वजह से बन रही है? कॉइल की वजह। तो कॉइल में ये करंट है, तब जाके अंदर वाले में करंट आती है। तो अंदर वाली बाउंड कहलाती है और बाहर वाली फ्री कहलाती है। तो अंदर वाले मटेरियल में जो करंट होती है उसी को मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, और जो बाहर वाले की वजह से होता है उसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना? पहले इसको लिखिए, फिर मैं बताता हूं। आप इस लाइन को जा करके जरूर लिख लीजिएगा। मैग्नेटाइजेशन मतलब टोटल बाउंड करंट डिवाइड बाय लेंथ। थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है। लिख चुके आप? जल्दी करिए। हो गया? आप ये लाइन जरूर लिख लें, टोटल बाउंड करंट डिवाइड बाय टोटल लेंथ इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। ठीक, अब अगली चीज देखिएगा। एक मिनट, अभी इस पेज पे फिर हमें आना होगा, एक चीज रिलेट करेंगे। हम समझने जा रहे हैं मैग्नेटाइजेशन। समझ आया? मैग्नेटाइजेशन वर्ड जो है, एक चीज अक्सर आपको दिक्कत होती है, एक कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मत करो यार, कुछ इंपॉर्टेंट चीज। ये मैग्नेटाइजेशन लिखा हुआ है ना, तो ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है इसका मतलब अंदर वाले मटेरियल के लिए, और जिसमें मैग्नेटिक लिखा होगा वो प्रॉपर्टी किसके लिए है? बाहर वाले के लिए। तो अब मैं आपको बताऊं, ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल रहे हो ना, क्या बोल रहे हो आप? इंटेंसिटी रट के गए हो, और मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी उसने बोला, सीधा निकाल दिया आपने मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन वर्ड ही किसके लिए है? अंदर वाले मटेरियल के लिए, और मैग्नेटिक वर्ड किसके लिए है? बाहर वाले के लिए। तो यहां से आप पकड़ोगे क्या पूछ रहा है। समझ पा रहे हो ना? मैग्नेटिक वर्ड किसके लिए है? बाहर वाले के लिए। और मैग्नेटाइजेशन किसके लिए? तो पहले मैंने अंदर वाला पढ़ाया, अब ये फील्ड जो बन रही है इसको दिखाता हूं कैसे होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगला देखना, ये कॉइल है ना, ये जो बोर्ड पे अभी बना करके मैंने समझाई थी, ये देखिए, इसमें करंट ऐसे बह रही है, ऐसे ना। अच्छा, अगर ऐसे करंट बहेगी सॉलेनॉइड के अंदर, तो करंट ऐसे है बाहर की तरफ, तो अंगूठा किधर है? इधर। तो ये क्या बनाएगा अपने अंदर? इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो रखा हुआ था, वो मटेरियल, या जो ग्रीन कलर वाला आपको दिख रहा था। समझ आ रहे? तो ये वाली फील्ड है, ये बी जो आपको बाहर वाली दिख रही है ना, ये वाली जो बी लिखी हुई है व्हाइट कलर से बनी हुई ना, ये वो फील्ड कौन है? सॉलेनॉइड बना रहा है। कौन बना रहा है? सॉलेनॉइड बना रहा है। अब आपको अगर थोड़ा सा मेरी बातें याद हो, मैंने जो सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में फील्ड पढ़ाई थी सॉलेनॉइड की, B इज इक्वल टू पढ़ाई थी। ये जो फील्ड है सॉलेनॉइड के अंदर, म्यू नॉट एन आई होता था ना। अच्छा ये बताओ एन क्या होता था? थोड़ा सा बताइएगा, एन क्या होता था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये नंबर ऑफ टर्न और डिवाइड बाय ये एल, और ये कौन सी करंट? आई ना। अब थोड़ा सा मुझे बताइएगा, एल क्या है? इसकी लेंथ ही तो है। किसकी लेंथ है? सोलेनॉइड की। अब थोड़ा सा एक चीज आप बताइए, अच्छा ये कौन सी है? दो कॉइल है ना। अगर आप यहां पे जाकर के देखोगे इस वाले में, ये वाली अंदर वाले की करंट को आई भी बोल दिया है, तो बाहर वाली की क्या बोलोगे? आई एफ। क्या बोलोगे? तो यहां पे क्या लिख लोगे? आई एफ मतलब फ्री। तो ये किसमें करंट है? एक कॉइल में। ये किसमें करंट है? एक कॉइल में करंट। तो ऐसे एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? है नंबर ऑफ कॉइल में करंट। तो इसका मतलब ये टोटल करंट हो गई ना। यहां पे देखिए ना, आपने लिखा है यहां पे, ये कौन सी करंट थी बताइए? इसका नाम क्या था? NIB का। तो ऐसे NIF का क्या नाम होगा?
टोटल फ्री करंट। क्या हो जाएगा? टोटल फ्री करंट। तो ये वाली क्या कहलाएगी? टोटल फ्री करंट। तो यहां पे B इज इक्वल टू कितना हो, अच्छा B नॉट लिख देते हैं, मतलब खाली है, अंदर कुछ नहीं। तो B नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट, ये कितना हो जाएगा? टोटल कौन सी करंट? फ्री करंट। और टोटल फ्री करंट को मैं दे देता हूं नाम IF, कैपिटल IF। जैसे टोटल बाउंड करंट को क्या बोला था? टोटल बाउंड, रुक जाइए, टोटल फ्री करंट डिवाइड बाई लेंथ को क्या बोला था? IF। एक मिनट पहले रिलेट कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन पैदा हो। देखो मैंने IB किसके बराबर लिखा है? टोटल बाउंड करंट डिवाइड बाई टोटल लेंथ। ऐसे ही IF किसकी जगह पे लिखा है मैंने? इसको पूरा अंदर कर लो। टोटल फ्री करंट डिवाइड बाई टोटल लेंथ क्या कहलाती है? IF। तो ये क्या हो जाएगा? IF। क्या हो जाएगा? IF। यहां तक कोई दिक्कत ना? ये L नहीं रहेगा यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये कितना हो जाएगा? IF क्या है? टोटल फ्री करंट। यहां पे पूरा लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। टोटल फ्री करंट, टोटल फ्री करंट। और ये क्या हो जाएगी? लेंथ। ये बराबर होगा किसके? ये टोटल बराबर होगा किसके? IF के। टोटल फ्री करंट डिवाइड बाई टोटल लेंथ किसके बराबर होता है? IF के। जैसे वहां पे टोटल बाउंड करंट डिवाइड बाई लेंथ किसने के बराबर था? IB के। तो यहां से IF आ जाएगा ना। अब आपको मैं बताऊं, इसी IF को बोलते हैं क्या चीज? क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अच्छा एक बार मेरे साथ बोलना, मैग्नेटाइजेशन किसे बोलते हैं? टोटल बाउंड करंट डिवाइड बाई टोटल लेंथ किसकी? अंदर वाले मटेरियल। तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसे बोलते हैं? टोटल फ्री करंट डिवाइड बाई टोटल लेंथ को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी अगर ना हो तो मैग्नेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है। और एक बात आपको और बताऊं, मैग्नेटाइजेशन को मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी बोल सकता है। तो जब मैग्नेटाइजेशन वर्ड जुड़ा होगा तो इसका मतलब अंदर वाले मटेरियल की बात है और बाउंड करंट से रिलेटेड है। और अगर मैग्नेटिक लिखा हुआ है, इंटेंसिटी दोनों को बोला जा सकता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब फ्री करंट से रिलेटेड, और मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी मतलब बाउंड करंट से रिलेटेड। समझ आ रही ना बात? तो बस वर्ड का खेल होगा, यहां तक क्लियर रहेगा ना? ये दोनों को कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलो हो गया। फील करना, अगली बात ध्यान से सुनना, एक मिनट मेरी बात को समझिएगा। अच्छा ये बताओ, ये वाली फील्ड बाहर वाली है ना, पिछली पिक्चर, ये किसने बनाया है? सोलेनाइड ने। ये वाली जो फील्ड है वो कौन बना रहा है? सोलेनाइड। कौन बना रहा है? सोलेनाइड। अगली चीज बहुत ही केयरफुली समझिए मेरी बात। तो जब ये सोलेनाइड बना रहा है ना, एक बात मैं आपको बताऊं, दो तरह की प्रॉपर्टी देखा आपने, एक अनपेयर्ड मटेरियल होते हैं और एक पेयर्ड से बने हुए मटेरियल होते हैं। पेयर्ड वाले में एक ही मटेरियल है जिसका नाम क्या है? डायामैग्नेटिक। अरे पेयर्ड एटम से कौन बना होता है? डायामैग्नेटिक। और अनपेयर्ड से कौन? पैरा या फेरो। क्या बना होता है? पैरा या फेरो। आपकी जानकारी के लिए अभी कल क्लियर हो पाएगा, इसलिए मैं आज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पैरा और फेर्रो ऐसे होते हैं, अगर बाहर वाले में करंट जैसी जैसी बह रही है वैसी वैसी अंदर भी बहेगी। अगर ये वाला जो अंदर मटेरियल है ना, पैरा या फेर्रो में से है, तो इसमें करंट किधर बहेगी? जिधर बाहर वाले में बहेगी। और इसकी खासियत क्या होगी? जिधर बाहर वाले में करंट बहेगी उधर अंदर वाले में, तो इसका मतलब दोनों की फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी और फील्ड क्या हो जाएगी? ऐड। और अगर ये मटेरियल डाया होगा तब, डाया होगा तब
तो इसकी फील्ड इसकी करंट किधर बनेगी, अपोजिट। तो पैरा और फेर्रो में किधर बनेगी, सेम डायरेक्शन में। और डाया में कैसे, अपोजिट। अब इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूं। डाया पेयर से बना हुआ है, और अगर किसी का पेयर फुल है तो कोई तीसरा आएगा तो भगा देगा। समझ आ रही ना बात। तो भगाना मतलब अपोज करना। नहीं समझ पाए? समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे भाई इसमें क्या है, पेयर है ना। डायटोमिक किससे बना हुआ है, पेयर से। अगर उसका पेयर कंप्लीट है तो कोई तीसरा आएगा डिस्टर्ब करेगा, तो उसका क्या करेगा, वो अपोज करेगा। तो इसीलिए वो अपोज में क्या करता है, करंट बहाता है। और अपोज में जो करंट होती है, एक मिनट समझना, अपोज में जो करंट बनेगी तो वो अपोजिट फील्ड बनेगी ना। इस अपोजिट फील्ड को बोलते हैं इंड्यूस्ड। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड। तो अगला चैप्टर हमारा इसी पे, इंडक्शन। क्या है, इंडक्शन। समझ आ रही ना बात। तो अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो याद रहेगा ना, डायामैग्नेटिक में करंट किधर बहेगी, अपोजिट, क्योंकि वो पेयर्ड से बना हुआ है। और पैरा और फेरो में सेम डायरेक्शन में बहेगी। तो फील्ड क्या हो जाएगी, क्या, अभी मैं लिखाऊंगा, कल इसकी प्रॉपर्टी पूरी अलग से पढ़ाऊंगा। समझ आ रही ना। तो खाली आज के लिए इतना याद रखिए, पैरा और फेरो में क्या होगा, जिधर बाहर वाली करंट, मतलब जिधर फ्री उधर बाउंड। और पैरा और ये किसके लिए हो गया, फेरो के लिए। और डाया में क्या होगा, जिधर फ्री उसके अपोजिट क्या होगी, बाउंड। तो अभी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, फेरो के लिए पढ़ रहे हैं। तो एक बात बताइए, ये वाली फील्ड का एक जनरल फार्मूला हमें मिल गया है, देखिएगा अगले पेज में। अच्छा ये एक किसकी वजह से है, एक मिनट रुको यार, ये एक सोलेनाइड की वजह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अंदर एक और मटेरियल रखा हुआ है। समझ आ रही ना। तो अच्छा ये बताओ, अगर ये बाहर वाले की वजह से, बाहर वाला सोलेनाइड इतना फील्ड बनाता है, तो अगर इसके अंदर भी एक सोलेनाइड है, एक सोलेनाइड, अरे यार एक सोलेनाइड अंदर भी है ना, ये सोलेनाइड, ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्रीन कलर वाला सोलेनाइड है, इसमें कौन सी करंट बनेगी, बाउंड। और जो बाहर वाला उसमें कौन सी करंट बनेगी, फ्री। तो अब आप ध्यान से सुनना, अगर बाहर वाला सोलेनाइड इतनी फील्ड बनाता है तो अंदर वाला कितना बनाएगा, B इज इक्वल टू, लॉजिकली बोलिएगा, म्यू नॉट आई बी। आई एफ की जगह पे क्या हो जाएगा, आई बी हो जाएगा। अच्छा ये दोनों अगर पैरा या फेर्रो का बना हुआ है तो दोनों की फील्ड किधर होगी, सेम है। तो फील्ड क्या हो जाएगी, एट। तो बी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू, बी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बी प्लस म्यू नॉट आई एफ। अच्छा म्यू नॉट क्या कर लोगे, कॉमन। तो म्यू नॉट कॉमन कर लोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, आई बी प्लस आई एफ। अच्छा मैग्नेटाइजेशन को शुरुआत में कैसे दिखाया था मैंने, मैग्नेटाइजेशन को स्टार्टिंग में कैसे दिखाया था, आई बी को कैसे दिखाया था, कैपिटल आई। और आपको बताऊं बुकों में आई एफ नहीं, ज्यादातर आप एच लिखा देखोगे। क्या लिखा देखोगे, एच। तो ये क्या हो जाएगा, बी नेट। तो बी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई प्लस एच। आई क्या है, मैग्नेटाइजेशन, और एच क्या है, एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आई एफ फ्री करंट है ना, फ्री करंट वाले को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और बाउंड करंट वाले को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। समझ आ रही ना बात। ये हमारा फार्मूला बन गया बी नेट का। और ये स्पेशली फेर्रो के लिए है, किसके लिए, फेर्रो के लिए। आप लिख लीजिएगा, आई क्या है, मैग्नेटाइजेशन, एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी बोला जा सकता है और इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोला जा सकता है। नहीं समझ आया, मैग्नेटाइजेशन को क्या बोला जा सकता है, आई को क्या बोला जा सकता है, मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी भी बोल सकते हो। और एच को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी।
अच्छा, मैग्नेटाइजेशन की यूनिट क्या होगी? है आई। कैसे डिफाइन किया है मैग्नेटाइजेशन, याद है? देखो कितना सिंपल है इसकी यूनिट निकालना। मैग्नेटाइजेशन बाउंड करंट होती है ना, और बाउंड करंट कितने के बराबर होती है? एन आई बी डिवाइड बाई टोटल लेंथ। एन क्या है? नंबर। आई क्या है? करंट। तो इसकी क्या यूनिट होती है? एम्पियर। और लेंथ की क्या होती है? यहां पे डी लिखा था ना, लेंथ की क्या होती है? मीटर। तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर माइनस 1 ना। ये यूनिट हो गई किसकी? मैग्नेटाइज। अच्छा, मैग्नेटाइजेशन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? इंटेंसिटी। क्या जुड़ा हुआ है? इंटेंसिटी। अच्छा, कोई चीज अगर ऐड होती है तो इसका मतलब उसकी यूनिट कैसी होनी चाहिए? सेम। तो इसका मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी की भी ये यूनिट है। तो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों की यूनिट क्या होगी? सेम। आई एफ मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, आई बी मतलब मैग्नेटाइजेशन। दोनों की यूनिट क्या होगी? एम्पियर मीटर माइनस 1। इसका फार्मूले वाला पोर्शन खत्म कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगा, और न्यूमेरिकल कल कराएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहां तक हो गया? एक नया टर्म हम देखने जा रहे हैं जिसको प्रोनाउंस करते हैं हम जीटा के नाम से। क्या नाम से? जीटा। देखिएगा वो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा ये बताओ, अगर आई एफ ना हो, ध्यान से सुनिएगा, आई एफ ना हो, आई एफ मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो बाउंड मतलब मैग्नेटाइजेशन। अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी ना हो तो मैग्नेटाइजेशन पॉसिबल है? तो मैग्नेटाइजेशन किसकी वजह से है बताइए? मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वजह से। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो क्या आएगा? इक्वल। और यहां पे क्या आएगा? एक कांस्टेंट। और इसी को बोलते हैं जीटा, और इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसका नाम क्या होता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। समझ आया? तो सबसे पहले इसकी यूनिट निपटा देते हैं। आप बोलोगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? आई बाई एच। आई की यूनिट क्या होती है? मैग्नेटाइजेशन की एम्पियर मीटर माइनस 1। इसकी भी कितना होगी? तो ये कैसा है? डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस और यूनिट लेस भी। ये चीज पूछी जा सकती है आपसे। अब आ जाइए उस पे, एक मिनट। बी नेट इज इक्वल टू क्या फार्मूला पड़ा है? बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एच ना। एच की जगह पे क्या लिख सकते हो आप बताइए? आई की जगह पे क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट। आई की जगह पे क्या हो जाएगा? जीटा एच प्लस एच। एच कॉमन ले सकते हो, तो म्यू नॉट, और कितना हो जाएगा? एच बाहर हो जाएगा, और यहां पे कितना बचेगा? जीटा प्लस 1। क्या बचेगा? जीटा प्लस 1। ये एक्स है, एक्स की पूछ थोड़ा सा बढ़ा दो, जीटा हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? ये बी नेट हो गया। ये क्या हो गया? बी नेट हो गया। रुकिएगा एक मिनट, सुनना। इसको मैं थोड़ा सा पहले लिख लेता हूं, म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, और इधर लिख लेता हूं एच, और यहां पे लिख लेता हूं बी नेट ना। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है एक जवाब देने की। बताइएगा बी नॉट इज इक्वल टू क्या लिखा था? म्यू नॉट एच ना। ना अच्छा, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें क्या फर्क है? क्या फर्क है यार? ये वाली जो चीज है ना, ये वाली, ये जब अंदर मटेरियल नहीं था, खाली सोलेनाइड था, जब खाली क्या था? ये वाला पेज पे आ जाते हैं, ये जो ग्रीन कलर वाला मटेरियल नहीं होता, तो एक सोलेनाइड की वजह से फील्ड कितना बनती?
अरे आई एफ की जगह पे क्या लिख सकते हो, एच लिख सकते हो। आई एफ की जगह पे क्या लिख सकते हो? तो अगर अकेला सोलेनाइड है तो वो फील्ड कितना बनाएगा? अकेला सोलेनाइड है म्यू नॉट एच। अगर उस सोलेनाइड के अंदर कोई मटेरियल रख दोगे, क्या रख दोगे? मटेरियल, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट से चेंज होकर के क्या हो जाएगी? बी नेट हो जाएगी। बी नॉट से चेंज होकर के क्या हो जाएगी? अच्छा, अगर पैरा और फेर्रो है तो दोनों एक डायरेक्शन में फील्ड बनाएंगे, तो फील्ड क्या होगी? ऐड। और अगर डाया होगा तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये कैसा है? जब कोई मटेरियल अंदर ना हो। और ये कब है? तो इससे पता चलता है इतना हिस्सा अगर आप उससे कंपैरिजन करेंगे तो बी नेट इज इक्वल टू क्या है? ये म्यू मीडियम इंटू एच है ना जनरल। एक मिनट, अब आप ये एक फार्मूला आप रटोगे, ये सब रटने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बढ़िया से समझिएगा। अगर कोई अंदर मीडियम नहीं है, सिर्फ एक सोलेनाइड है, आई एफ है, आई बाउंड नहीं है, सिर्फ एक मटेरियल है, तो म्यू एम की जगह पे कितना कर दोगे? म्यू नॉट। और अगर बाहर भी सोलेनाइड है और अंदर भी है तो म्यू एम की जगह पे कितना होगा? म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। नहीं समझ आई बात? अगर मटेरियल नहीं है सोलेनाइड के अंदर, मटेरियल नहीं है तो मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। और ये किसकी प्रॉपर्टी है? एक्स, मैग्नेटाइजेशन की। किसकी है? अगर अंदर मटेरियल नहीं है तो मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, तो एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। एक्स जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा? म्यू नॉट एच। ये वाला आ जाएगा विदाउट मटेरियल। और अगर अंदर मटेरियल है तो क्या होगा? एक्स होगा, और एक्स होगा तो फिर लिखना पड़ेगा। नहीं समझ आई? अगर एक बार मेरे साथ दोहराइएगा, अगर अंदर सॉलिड के मटेरियल नहीं है, सोलेनाइड के अंदर मटेरियल नहीं है कोई, खाली एक सोलेनाइड है, उसमें सिर्फ फ्री करंट है, तो बी नेट कितने के बराबर होगा? म्यू नॉट एच के बराबर। और अगर उसके अंदर मटेरियल है, एक और मटेरियल है, और वो पैरा है, तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट 1 प्लस जीटा इंटू एच। समझ गए ना? चलिए, अब x के बारे में और ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा कल। ये जीटा है क्या? अभी फिलहाल के लिए क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है। और आपसे 100% अभी देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, देखिए मैं आपको बता भी रहा हूं कि आप गलत आंसर दोगे अगर मैं ना बताऊं तो। ध्यान से सुनिएगा, अकेला सोलेनाइड है, अकेला, अंदर कोई सोलेनाइड नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितने के बराबर होगी? म्यू नॉट एच। अगर बाहर भी सोलेनाइड है और अंदर भी सोलेनाइड है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितने के बराबर होगी? म्यू नॉट 1 प्लस एक्स इंटू एच। अगर जो अंदर सोलेनाइड है, बाहर तो है ही है, अंदर वाला सोलेनाइड की लेंथ बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट है, तब बताइए बी नेट कितना होगा? अंदर वाला सोलेनाइड बहुत बड़ा है? बाहर वाला है, लेकिन अंदर वाला जो सोलेनाइड है ना, वो बहुत बड़ा है, उसकी लेंथ। अगर बहुत बड़ा होगा, समझ आ रही ना बात? तो ये जो बाहर वाला है वो मैग्नेटाइज ही नहीं करा पाएगा, और मैग्नेटाइज नहीं करा पाएगा तो ये कैसा माना जाएगा कि अंदर मटेरियल है ही नहीं। अगर अंदर मटेरियल नहीं है तो कैसा माना जाएगा? खाली माना जाएगा। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितने के बराबर होगी? म्यू नॉट इंटू एच के बराबर ही होगी। नहीं समझ पाए? अगर सोलेनाइड के अंदर सोलेनाइड है और वो सोलेनाइड कितने लेंथ का है? इनफाइनाइट लेंथ का है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड फिर भी कितना होगी? कैसा माना जाएगा? खाली माना जाएगा। और कितने के बराबर होगी? म्यू नॉट एच के बराबर। क्लियर रहेगा? क्योंकि मैग्नेटाइजेशन नहीं हो पाएगा, और मैग्नेटाइजेशन नहीं हो पाता तो एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, थैंक यू।